बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान ज़ाहिर है एक माहदा तय पा चुका है, जिसके तहत मुकदमात की वापसी, कारकुनों की रिहाई, जो कायदीन हैं, जो अमीर हाफिज़ साद रिजवी समेत उनकी रिहाई, ये सारे मामलात हैं। आज हाफिज़ साद रिजवी का जो मामला है नज़रबंदी का, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में ज़ेर समाअत, उसमें क्या होगा और क्या कोई रुकावटें डाली जा रही हैं, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो सबताज करना चाहती हैं मामले को, क्या हाफिज़ साद रिजवी की आज रिहाई जो है वो मुतवक्को थी, इस पर बात करेंगे। और फिर अदालत में क्या हुआ और क्या जनरल कमर जवेद बाजवा इस माहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं। और आपके फवाद चौधरी साहब जो हैं ये बाज नहीं आ रहे मुसलसल, और आज जो इनका एक ट्वीट है वो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें तो मुझे कुछ ज़ूमैनी सी बातें नज़र आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं हाफिज़ साद रिजवी वाला जो केस है उस हवाले से। ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका है। तो ऐसी सूरत में जब मुकदमा होता है, क्योंकि मेरा कोर्ट रिपोर्टिंग का लंबा चौड़ा तजर्बा है, तो जो नज़र होती है वो सरकार के वकील पर होती है कि सरकार अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। ऐसी सूरत हाल में आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी और मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच जो है उसके रूबरू केस की समाअत थी। इसका पस मंज़र थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जो हाफिज़ साद रिजवी की दूसरी नज़रबंदी थी वो कल अदम कर दी थी। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब ये क्योंकि इसमें एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसकी दफ़ात के तहत नज़रबंदी है, इसलिए इसको डिवीज़न बेंच सुनेगा। तो वो अब डिवीज़न बेंच के लिए बन गया हुआ है। दूसरी समाअत थी डिवीज़न बेंच के रूबरू मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल। तो इसी दौरान वो 90 दिन का पीरियड भी ख़त्म हो गया। 90 दिन नज़रबंद रखा जा सकता है। उसके बाद रिव्यू बोर्ड में मामला ले जाना पड़ता है, और ये इन्होंने हक़ाइक़ छुपाकर रिव्यू बोर्ड से कोई एक्सटेंशन ले ली, और लेकिन उधर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वो नोटिफिकेशन जो है वो रिहाई के आर्डर कर दिए, डीसी की तरफ से कर दिए गए। अब ये कहते हैं कि जनाब क्या जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजी है समाअत के लिए, क्या वो काबिल समाअत है या नहीं, क्योंकि जिस आर्डर को वो चैलेंज कर रहे थे वो आर्डर वो कहते हैं कि अब इस वक्त फील्ड में नहीं है। भाई इसमें वो जो मुआहदा हुआ तो उस दिन बड़ी खबरें आई कि अपील वापस ले लेंगे। अपील कौन सी अपील वापस ले लेंगे यार? अपील का तो इसमें चक्कर ही नहीं है। ये तो उसके चचा जो हैं अमीर सैन साहब, उन्होंने फ़ाइल की हुई है। साद रिजवी के चचा हैं ये, अपने भतीजे की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ या हिरासत के ख़िलाफ़। तो अपील तो है ही कोई नहीं पेंडिंग। अगर रिव्यू बोर्ड में इन्होंने अर्ज़दाश्त पेश की हुई है या रेफरेंस भेजा हुआ है एक्सटेंशन के लिए, तो उस रेफरेंस की मौजूदगी में भी हुकूमत के पास जो इख्तियार है, होम सेक्रेटरी के पास ये इख्तियार है कि वो नज़रबंदी के अहकामात जो हैं वो कलम कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी कर सकती है। मतलब डीसी ने अगर, डिप्टी कमिश्नर ने अगर नज़रबंद किया है किसी शख्स को, तो उसके ख़िलाफ़ जो अपील है जिसको अर्ज़दाश्त कहते हैं वो होम सेक्रेटरी सुनता है। होम सेक्रेटरी को इख्तियार है कि डीसी का हुक्म ही अड़ा दे। ये तो कोई ऐसा, और डीसी खुद अपना हुक्म वापस ले सकता है, इसमें तो ऐसा मसला ही कोई नहीं। अच्छा, अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि जब अदालत में मामला होता है ऐसा, जैसे आप कहते हैं सुलह हो गई है दोनों के दरमियान तहरीक लब्बैक, और जो मुआहदा है वो तो मंजर-ए-आम पर आ चुका है, उसके बहुत सारे नुकात अगर के वो कोई प्रेस रिलीज या एलामिया के ज़रिए नहीं बताया गया, लेकिन बहुत सारे उसके नुकात जो हैं वो सामने तो ऐसे आ चुके हैं। ऐसी सूरत में जो सरकारी वकील है उसने आज अदालत में क्या कहा ये देखना ज़रूरी था। केस की समाअत शुरू हुई तो उसी बात पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि आप ये बता दें कि ये दरख्वास्त
काबिल समात है या नहीं है, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन को आपने चैलेंज किया था वो तो अब फील्ड में नहीं है, वो तो गैर मौसर हो चुका है। तो फिर वकील को ये कहना चाहिए था कि जनाब फिर अंदर क्यों रखा हुआ है? अगर वो नोटिफिकेशन ही मौजूद नहीं है तो बंदे को अंदर क्यों रखा हुआ है? इस पे जो रिमार्क्स हैं जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के, वो थोड़े से क्लियर करते हैं मामले को। उन्होंने कहा जी आपने जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, नज़रबंदी का जो नोटिफिकेशन था वो ख़त्म हो चुका है, अब नया नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपको जो नया नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज करना पड़ेगा, या जो भी सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको अलग से केस फाइल करना पड़ेगा, जिस पर जो दरख्वास्त गुज़ार हैं अमीर सैन चचा जो हैं साद रिजवी साहब के, उन्होंने कहा जी अभी तक कोई नया आर्डर जो है वो मौजूद नहीं। ये एक बात की, अगर मौजूद नहीं आर्डर तो पिछला आर्डर ख़त्म हो चुका है, तो फिर वो अंदर क्यों है? ये तो बड़ा अहम, ये तो अदालत को भी सोचना चाहिए था, उनको भी सोचना चाहिए था, वकील साहब को भी। और वो कहते हैं कि 1-2 दिन की मोहलत दे दे हमें, तो अगर मैं क्लियर ना कर सका अदालत को तो मैं अपनी दरख्वास्त वापस ले लूँ। यानी कि इनका मूड ये है कि वही जो बात मैं कर रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे, नज़रबंदी का अगर कोई है तो फिर ज़ाहिर है फिर दरख्वास्त जो है ये वो वापस ले लेंगे। इस पर उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जनाब हुकूमत के साथ मफाहमत हो गई है। तो उन्होंने कहा जी अगर मफाहमत हो गई है, अदालत ने कहा, तो उसका इस दरख्वास्त की समात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई हम जो एकेडमिक बातें या वो तो नहीं करनी, हमने तो कानून की बात करनी है, अदालत ने तो कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। तो ये दरख्वास्त जो ताज़ा तरीन तनाज़र है हालात का, उसमें ये काबिल समात है या नहीं, यानी कि पहले नोटिफिकेशन के हवाले से जो बात कर रहे थे। अब जो मैं कह रहा हूँ कि सरकारी वकील वाली बात, इसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अख्तर जवेद जो हैं वो अदालत में पेश हुए। अब दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी अदालत में अदा नहीं किया, अपनी ज़बान से खामोशी से खड़े रहे। कोई उन्होंने बात ही नहीं की, ना माहदे की, ना ये बात कि हम उनको छोड़ देंगे, ना ये बात कि हुकूमत क्या सोच रही है उनकी नज़रबंदी ख़त्म करने के लिए। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, खामोश। और जब मफाहमत की बात की दरख्वास्त गुज़ार के वकील ने, तब अदालत ने आम तौर पर अदालत जो है ऐसे मौके पे मुखालफ वकील की तरफ देखती ज़रूर है कम से कम, या सवाल ज़रूर करती है उससे कि भाई आप क्या कहते हैं इस हवाले से। तो वो अदालत ने ना उसकी तरफ देखा वकील की तरफ, ना ही उससे ये सवाल पूछा। ये एक हैरत की बात थी। दूसरी बात यह है कि अगर ये अदालत जो अगर बाद में कोई नोटिफिकेशन हुआ है तो उसको तो अलग से चैलेंज करना पड़ेगा। सरदस्त अगर वो पहला नोटिफिकेशन ख़त्म हो चुका है तो अदालत के सामने तो फिर ये मामला है ही नहीं, ये तो फिर समर आवर हो चुकी है, इसका फल मिल चुका है उनको कि जनाब ये अब डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर ये दरख्वास्त मंजूर भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाफ़िज़ साद रिजवी को फौरी तौर पर रहा कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो नज़रबंदी की हद तक मामला है वो ख़त्म हो गया है, वो नज़रबंद नहीं है अब, अगर ये फ़ैसला उनके फेवर में आता है तो। लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनमें उन्हें बेल करवानी पड़ेगी अगर हुकूमत गिरफ़्तार करना चाहती है उन्हें। अगर गिरफ़्तार नहीं करना चाहती, देखें इसमें 98 मुकदमात हैं, जिसमें 12 अप्रैल के बाद सारे मुकदमात हैं। 1-2 मुकदमात उनके ख़िलाफ़ पहले थे, वो ज़्यादा संगीन दफ़ात के मुकदमात नहीं थे, लेकिन बाद में हर मुकदमे में इमा पे कि इनकी इमा पे, हालांकि ये जेल में थे। जेल में बंदा कैसे किसी को, जैसे वो शादरा में जो शहादत हुई पुलिस वाले की, तो वो मुकदमा इन पे दर्ज कर दिया गया, हालांकि ये जेल में थे। शूरा के दीगर अरकान के ख़िलाफ़ भी ये मुकदमात दर्ज हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह है, कानून की बात मैं कर रहा हूँ, हुकूमत एक तो ये स्टेट को ये इख्तियार है कि वो मुकदमा वापस ले सकती है। अगर अदालत ने कॉग्निजेंस ले लिया हो फिर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, अदालत की इजाज़त के साथ होता है। और ये भी हो सकता है कि हुकूमत गिरफ़्तार ही ना करना चाहे,
हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है, पुलिस को, इवन तफ्तीशी को, कि वो गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकता है, गिरफ्तार किए बगैर तफ्तीश आगे बढ़ा सकता है। ये तयशुदा बात है, कानून की बात है। तो अगर गिरफ्तारी इनकी डाली ही नहीं किसी मुकदमे में, तो फिर इल्तवा में रख के इनको शामिल तफ्तीश कर सकते हैं कि गिरफ्तारी मतलूब ना है, ऐसा एक फ़िक्रा लिखा होता उन्होंने अपनी ज़बान में। तो शामिल तफ्तीश होने के लिए कहा गया, इस तरह का कोई लिख के ज़िमनी वगैरह, फिर आगे बयान वगैरह। और इनके ख़िलाफ़ तो मुकदमात जो हैं वो जो दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात हैं, जेल में एक बंदा बैठा हुआ, तो वहाँ बैठ के कैसे साजिश कर सकता है, कैसे हुक्म जारी कर सकता है। अगर जेल में बैठ के वो बंदा हुक्म जारी कर रहा है, तो फिर तो आपके जेल हकाम और इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है कि उसको जनाब एक्सेस क्यों है, अपने कारकुन तक रसाई क्यों है, कि उनसे बात करे, उन्हें हदायत दे और उन्हें मंसूबे बना के दे, साजिशें तैयार करके दे। ये सारा झूठम झूठा। ऐसे अगर अदालतें आज़ाद हों, इंडिपेंडेंटली फ़ैसले करने हों, तो फिर तो ये मेरा ख्याल है कोई ऐसा इतना बड़ा इशू है नहीं। अब लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं, अब वो प्रोसिक्यूशन वाले लगे हुए हैं जमा तफरीक़ें करने मुकदमात के हवाले से। वो भाई इल्तवा में डालें गिरफ़्तारियाँ उनकी, अगर गिरफ़्तार हैं तो ज़मानतें करवाएं। वो ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं। प्रोसिक्यूटर को ये इख्तियार है, प्रोसिक्यूशन को, कि वो मुकदमात वापस ले सकते हैं, लेकिन वो अदालत की इजाज़त ज़रूरी है। चलो उसको मामले को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बाज नहीं आ रही। ये बार बार मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये जो मुआहदा हुआ है, तहरीक लब्बैक वाले वज़ीराबाद तक रुके हैं, जीडी रोड खाली की है उन्होंने, ये इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो GHQ का है। जैसे वो सैलानी ट्रस्ट वाले चेयरमैन जो हैं बशीर फ़ारूक कादरी साहब, वो तो बरमला ये कह गए हैं कि 100% किरदार जो है वो जनरल बाजवा साहब का है और उनकी बरकत से ये मादा तय पाया है। और दूसरी तरफ आपके जो फवाद चौधरी साहब हैं वो बाज ही नहीं आ रहे, और इमरान खान ने मना किया इन लोगों को कि आपने इस पे बात नहीं करनी, इस माहदे पे, TLP वाले पे। ये बड़ा हसास मामला, उनके ख्याल में हसास मामला है। हसास यार, कानून और आइन के मुताबिक सारे काम हो तो फिर कोई काम मामला हसास नहीं होता, फिर क्यों हसास मामला होता है। बहरहाल उनकी अपनी एक सोच है कि मामला जल्दी पे तेल ना डाला जाए। अब फवाद चौधरी साहब 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म की इस हदायत के बाद। उनसे जब TLP के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जनाब ये अब इसका जवाब देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने हेड किया था सरकारी वफद को जो माहदा हुआ था उस हवाले से। लेकिन ट्वीट करने से वो बाज नहीं आ रहे। पहले उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब इनके साथ अगर हम कोई इत्तेहाद कर लेते हैं तो आलमी दुनिया में पाकिस्तान तनहा रह जाएगा, और फिर इनके बारे में उन्होंने एक लंबी चौड़ी सुन्नी तहरीक का भी जिक्र किया उन्होंने कि सुन्नी तहरीक वाले इनसे भी ज़्यादा मुतशद्दद थे, लेकिन वो अब कहाँ हैं। और सुन्नी तहरीक वालों ने और तहरीक लब्बैक वालों ने आज उन्हें कहा कि यार अपनी ज़ुबान को लगाम दें, आप ये क्या बातें कर रहे हैं। मामला जब मफाहमत की जो सूरत हाल है या फ़ज़ा पैदा हो गई है, उसको क्यों आप गड़बड़ करने जा रहे हैं। तो इसमें अब जो मैंने अर्ज़ किया कि जनरल बाजवा साहब जो हैं, देखें जो हुकूमत है जिसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव इमरान खान हैं, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करते रहते हैं जिससे रावलपिंडी वालों को तकलीफ़ होती है। मैं ये कहूँगा जनरल बाजवा की तौसीक़ के नोटिफिकेशन से लेके DG IASI के तकर्रर तक हर मामले में उन्होंने दूध के साथ महंगियाँ ज़रूर डाली हैं। अब ये माहदा अगर जनरल बाजवा साहब की इमा पर हुआ है या उनकी मुदाखलत से हुआ है, तो हुकूमत को बजाय इसके कि खुश हो कि जनाब हमारा ये मसला हल हो गया है, इंसानी जानों का मामला था, वो इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार जो लोग हैं वो तो पीछे हटने वाले नहीं। उनके लिए तो ये सादत है, शहादत जो है उनके लिए, तो उनका एक अपना एक नुक्ता नज़र है। तो ये कहते थे जनाब रेंजर्स और ये वो फायरिंग शायरिंग कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। हालांकि मैंने जिक्र किया था कि रेंजर्स ने वो कार्रवाई नहीं करनी जो ये पुलिस से, जिसकी ये तवक्को रखते हैं
कि पुलिस सीधी गोलियां मार देवे, जनाब इन्ने बंदे मार देवे। रेंजर्स ने, मैंने कहा था, और वो वज़ीराबाद तक जो पहुँचे हैं कामों से, मुरीद के से, तो वो रेंजर्स ने कोई उस तरह रुकावट नहीं डाली जैसे पुलिस डालती थी। तो इनको ये भी पता है हुकूमत को कि जो रेंजर्स हैं और रेंजर्स के जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं फ़ौज के अफसरान, उन्होंने वो काम नहीं करना जो हुकूमत चाहती है, स्मैश करने वाला, जिनको कुचल देने वाला। इसके बावजूद इनकी जो है हरकत जो है वो ये बाज नहीं आ रहे थे, और अब भी जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। और फवाद चौधरी साहब ने आज एक और, जिसका मैंने ट्वीट का जिक्र किया है, वो उन्होंने ज़रब कलीम है इल्लामा इकबाल साहब की तौहीद, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो 5 अशार पर मुश्तमिल है। अब इन्होंने पहले 2 जो शेर हैं वो नहीं अपने ट्वीट किए, 3 शेर इन्होंने ट्वीट किए, और इनको जो ये पैगाम देना चाहते हैं बज़ाहिर, वो तो ये है कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे 2 रकत के इमाम। ये वो बात जो पैगाम देना चाहते हैं, ये पर चुपता हुआ इल्लामा इकबाल ने 2 रकत के इमाम और जो इस्लाम की सही रूह को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अशार में उनकी जो अगर कलाम देखें तो आपको वो समझ आ सकती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब जो पहले 2 शेर हैं वो जनाब तौहीद पे, उस पर इकबाल साहब ने बताया कि ये आज क्या है फ़कत एक मसला है इल्म कलाम, आज तो बस वो तकरीर हो, जो अपना बोलने का जो मसला है उसी को बनाया हुआ है सारा कुछ इन्होंने। और फिर रोशन इस ज़ो से अगर जुल्मत करदार ना हो, ख़ुद मुसलमान से है पशीदा मुसलमान का मकाम। ये 2 शेर हैं जो उन्होंने नहीं दिए। अब तीसरे शेर से भी शुरू करते हैं। उनका मकसद जो है वो आखिरी शेर से पूरा होता है। कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे 2 रकत के इमाम। ये इनका ये तकलीफ़ देने के या पंच करने के लिए ये वो फरमाना चाह रहे। लेकिन इन्होंने 2 शेर और लिए हैं। जो पहला शेर है इन्होंने लिया है, मैंने ए मीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, कुल हवल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। ये मीर सिपाह कौन होता है? सिपा सलार, फ़ौज का हेड, या अब जो मर्ज़ी कर लें इसको। और वो कहते हैं कि मैंने तेरी जो सिपाही हैं, तेरा लश्कर जो है वो देखा है, वो कुल हवल्ला जो नियाम है उसमें कुल हवल्ला वाली तो तलवार ही नहीं है। ये फरमा रहे हैं। अब अगर इसको हम जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार से जोड़ दें, जो उन्होंने इस मामले को हल करने के लिए अदा किया है, अकील करीम ढीडी को बुलाया, फिर जो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को बुलाया, फिर वो सैलानी ट्रस्ट के चेयरमैन को बुलाया, फिर मुज़ाकरात में ये लोग शामिल हुए अकील करीम ढीडी के अलावा, तो और तस्वीर जारी की। तो फिर तो इसका मतलब अगर इससे जोड़ दें इसको, फिर तो ये मतलब ख़तरनाक निकलता है कि वो कहते हैं कि सिपा सलार साहब जो आपका लश्कर है ना, ये तो इसकी जो इनके पास जो नियामे हैं उनमें तो कुल हवल्ला वाली शमशीर ही नहीं है, यानी वो अल्लाह एक है वो वाली, कि ये सारा यार मामला इन्होंने गंभीर सा कर दिया है। और फवाद चौधरी साहब ने, अब मेरा ख़्याल है कि जो भी ये करते फिर रहे हैं हुकूमत, इससे बज़ाहिर आज इस केस की समाअत तक साद रिजवी की बड़ा चल रहा था, स्मूथ रहा भी हो रहे थे, स्टीयरिंग कमेटी के इजलास भी हो रहे थे, और आगे आज भी हुआ है इजलास, उसमें वो लाहे अमल कुछ बना रहे हैं ताकि साद रिजवी साहब जो हैं वो बाहर आ जाएं। वो कल के व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि वो 8 नवंबर का कुछ कह रहे हैं कि 8 नवंबर तक साद रिजवी साहब रहा जाएंगे। जो आज लोग सोच रहे कि वो आज रहा होकर वज़ीराबाद में पहुंच जाएंगे, खिताब करेंगे, वो मेरा ख्याल वो थोड़ी सी उनकी खुशफहमी थी। वो इतनी जल्दी ये मामला बाहर आने वाला, अगर हल भी हो जाए तो 2-3 दिन ऐसे वो
लगेंगे फ़ौरन, ऐसा नहीं होगा कि जनाब वो फौरी तौर पर वापस करेंगे और फिर उनकी जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो इल्तवा में रखनी पड़ेंगी, शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। अगर गिरफ़्तारी करते हैं, अगर गिरफ़्तार कर लेते हैं तो फिर वो ज़मानत के लिए कहेंगे जनाब आप ज़मानत के लिए जाएँ। इस तरह ये सारी सूरत हाल है। अल्लाह ताला रहम फरमाए इस मुल्क पर, इस कौम पर। और जो ट्वीट करने वाले, जल्दी पर तेल डालने वाले हैं और अपने सिपा सलार को कह रहे हैं कि तेरी सिपा देखी असें यार, उन्होंने शमशीरां दे ते कुल हवाला दी गल ही कोई नहीं हैगी। अल्लाह रहम करे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।